Assalamualaikum, Sir Suleiman. How वालेकुम are you? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। सर, थैंक यू वेरी मच। आपने माद ऑनलाइन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हमें इस ऑनलाइन सेशन के लिए ज्वाइन किया। सो आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फ्रॉम माई साइड दैट यू स्पेयर टाइम फॉर अस. Dear audience and dear students of biology, today we have with us a very renowned personality. His name is Muhammad Suleiman. सुलेमान साहब जो हैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान में साइंसेज़ के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट समझी जाती है, वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टॉपर है अपने सेशन के और बीएस बॉटनी इन्होंने किया, रिसेंटली एमफिल कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, बायोलॉजी की फ़ील्ड में इन्होंने बहुत काम किया, क्रिएटिव वर्क भी किया, एक्सपेरिमेंट्स भी किए, बहुत सारा टाइम बॉटनिकल लैब्स में भी गुज़ारा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की। सो हमारे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डिफरेंट सिटीज़ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो जिनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती जो कि बड़े शहरों में या पाकिस्तान की टॉप मोस्ट लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। तो अभी इनके व्यूज़ लेते हैं और इनका एक्सपोज़र आपसे शेयर करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट किसी भी डिस्कशन में आपके क्वेश्चंस जो हैं, उन पर भी हम एक सेशन कर सकें। सुलेमान साहब बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सुलेमान साहब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से ये है, एक स्टूडेंट जब 8 क्लासेस पाकिस्तान में कवर कर लेता है तो वो मैट्रिक में या ओ लेवल्स में जब जाने लगता है, व्हाई शुड ही सिलेक्ट बायोलॉजी? बायो किस किस्म के स्टूडेंट को चूज़ करनी चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ हर दूसरा जो फादर है, मदर हैं, वो ये चाहते हैं कि जो उनका बच्चा है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो किस किस्म का पोटेंशियल चाहिए? हर स्टूडेंट बायो रख तो लेता है लेकिन आगे ना तो उसकी फ़ील्ड्स क्लियर होती हैं, ना उसमें उतना पोटेंशियल होता है, तो पेरेंट्स बाद में मायूस भी होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 8 क्लास कर ली बच्चे ने, अब किस बच्चे को मैट्रिक में कंप्यूटर नहीं बल्कि बायो रखना चाहिए? किस किस्म की स्टडी होती है बायो में? कैसा पोटेंशियल चाहिए? रोज़ाना कितनी हार्ड वर्किंग चाहिए? कितना टाइम देना पड़ता है? बायो की जो सब्जेक्ट की जो नेचर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे आज इनवाइट किया। अच्छा, इसमें थैंक यू। सबसे पहले बुनियादी सवाल ये है कि जब एक बच्चा जिसने 8 क्लास अब कंप्लीट कर लिया, अब उसके पास बेसिकली 2 ऑप्शंस हैं। या अगर वो साइंस की तरफ ही जाता है, या वो बायो सेलेक्ट करेगा, या वो कंप्यूटर साइंस को एज़ अ सब्जेक्ट ऑप्ट करेगा। तो अब सबसे पहले तो वो देखे कि इन 2 सब्जेक्ट्स की डोमेन्स क्या हैं, कि वो उसने इन 2 सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़नी क्या चीज़ है। अगर वो बायो के साथ जाता है तो बायो में आपको पता है कि वो एक लाइफ की स्टडी है, वो पूरी बॉडी की स्टडी करेगा, वो डिफरेंट सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनकी स्टडी है। और इसकी दूसरी साइड पे जो कंप्यूटर साइंस है वो एक एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है। उसके अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम्स को स्टडी करेगा। जैसे आप देख रहे हैं, आप ज़ूम के थ्रू हमारी मीटिंग चल रही है, तो ये किसका नतीजा है? ये आईटी का नतीजा है। अगर तो वो इस तरह की आईटी के अंदर उसका इंटरेस्ट है, तो फिर वो कंप्यूटर साइंस के साथ जाए। अगर इसकी दूसरी सूरत ये है कि अगर उसका लाइफ साइंसेज़ के अंदर इंटरेस्ट है, वो कहता है कि मैंने ये स्टडी करना है कि हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, हमारा हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, तो वो फिर बायो के साथ जाए। तो ये 2 एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, और ये स्टूडेंट के इंटरेस्ट की बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आया बायो के साथ जाए या कंप्यूटर साइंस के साथ जाए। तो ये स्टूडेंट खुद इसका बेहतर तौर पे फैसला कर सकता है, अगर उसको पता हो कि उसने इन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या स्टडी करना है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन 2 सब्जेक्ट्स के अंदर, जिसकी बेस के ऊपर वो या बायो को सिलेक्ट करेगा या कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करेगा। ये तो हमारे पास आ गया मैट्रिक का स्टूडेंट है। अब एक स्टूडेंट ने मैट्रिक कर लिया है, अब उसने आगे इंटर में जाना है। अब वो इंटर में देखता है कि अब उसके पास या एक ऑप्शन है बायो का, एफएससी प्री मेडिकल है। अगर एफएससी प्री इंजीनियरिंग है तो उसके साथ मैथ है। तो यहाँ पे ये दोनों एक डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये देखता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी है, मैथ के सम्स वो बहुत अच्छे काट लेता है, तो डेफिनेटली वो मैथ को एज़ अ सब्जेक्ट लेगा। दूसरी साइड के ऊपर वो फ़ैसिनेट होता है बायो से, वो देखता है कि अच्छा, इसमें मैं ये स्टडी करूँगा कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, हमारी बॉडी कैसे परफ़ॉर्म कर रही है। तो वो
बायो के साथ जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो सबसे अहम बात है सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर, वो स्टूडेंट सबसे पहले ये देखे कि ये सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने पढ़ना क्या है, और सेकेंडली वो फिर देखे कि उसका इंटरेस्ट आया किस सब्जेक्ट के साथ मैच कर रहा है। तो इन दो सवालों को अपने ज़हन में रखते हुए किसी भी स्टूडेंट को सब्जेक्ट सिलेक्शन का फैसला करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा सम अप किया, शॉर्ट वर्ड्स में बड़ा प्रिसाइज़ आपने डिस्क्रिप्शन दी। काइंडली ये बताइएगा, बाज़ स्टूडेंट का इंटरेस्ट तो होता है बायो में, लेकिन बायो के चैप्टर्स जो है लेंथी बहुत होते हैं, वहाँ पे टाइम डेली जो है वो काफ़ी देना पड़ता है उसके क्वेश्चन प्रिपेयर करने में। क्या वर्क पोटेंशियल यानी कि काम जो करने के लिए टाइम स्पेंड करना है, यानी हार्ड वर्किंग भी होना ज़रूरी है स्टूडेंट का बायो रखने के लिए? या अगर इंटरेस्टेड है लेकिन वो एक एवरेज स्टूडेंट लाइक मी है तो वो भी बायो को कवर कर लेगा? देखें, सबसे जो बुनियादी चीज़ है ज़िंदगी की किसी भी फील्ड के अंदर, वो हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क के बगैर तो आप किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब होना आपका नामुमकिन है। तो लेकिन बायो कोई ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं है कि जिसके लिए आपको आउट ऑफ बॉक्स जाके बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करनी पड़े। जैसे इंग्लिश में एक है, डोंट लेट योर वर्क टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। अगर आप डेली की बेसिस पे अपना काम तैयार करते रहेंगे, डेली की बेसिस पे जो आपको लेक्चर दिया गया है उसका कांसेप्ट समझेंगे, उसको लर्न करेंगे, तो बायो कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ये बेसिकली हमारे माशरे के अंदर एक मिथ बैठ गई है कि बायो जो है वो बहुत ही कोई डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, इसके लिए आपको 18-18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप डेली का काम डेली कंप्लीट कर लें, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बायो के ऊपर आप एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना सकते हैं। तो एक एवरेज स्टूडेंट भी है, तो वो भी बायो के अंदर एक अच्छा अपना जो है वो पोजीशन बना सकता है। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, जो मैट्रिक पास स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ होता है कि अब एफएससी में बायो रखनी है, तो क्या सिर्फ जिसने डॉक्टर बनना है वही एफएससी में बायो रख सकता है, या डॉक्टर के अलावा भी इसमें ऑप्शन होते हैं? अच्छा, मेन गोल जो स्टूडेंट्स का होता है एफएससी प्री मेडिकल का, वो तो डॉक्टर बनना ही होता है कि उनका एमबीबीएस के अंदर एडमिशन हो जाए। लेकिन अगर किसी सूरत में उनका एमबीबीएस के अंदर एडमिशन नहीं होता, और वो कहते हैं कि हमने बायो को ही आगे लेके जाना है अपने बैचलर्स के अंदर, मास्टर के अंदर, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले बॉटनी जूलॉजी होता था, लेकिन अब बहुत सारे और सब्जेक्ट्स भी आ गए हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। तो एमबीबीएस के अलावा भी अगर स्टूडेंट सिर्फ बायो के अंदर ही आगे जाता है, तो उसके पास 6 से 7 ऑप्शन आ जाते हैं। और वो फिर अपने इंटरेस्ट की बेस पे, अगर उसने पौधों को स्टडी करना है तो वो बॉटनी ले लेगा, अगर उसने एनिमल्स की स्टडी करनी है तो वो जूलॉजी ले लेगा। अगर अब जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत इमर्जिंग फील्ड सामने आया है, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस भी है, बायो भी है, तो बेसिकली इन दोनों का एक मिलाप है। तो वो कहता है कि मैंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करने हैं बायो के अंदर, डिफरेंट एल्गोरिथम यूज करने हैं, तो वो फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि बस अगर उसका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो बस अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे फील्ड हैं। बात यह है कि वो उसको एक्सप्लोर करे, इंटरनेट उसके पास है, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अच्छा सर, इसके बाद हमें ये गाइड कीजिएगा, एफएससी का एक स्टूडेंट जिसने बायो तो रख ली, अब वो बहुत सारा काम कर रहा है, उसने एफएससी भी अच्छे मार्क्स से कर ली। अब एक बहुत बड़ी हर्डल होती है बायो के स्टूडेंट्स के लिए कि अगर डॉक्टर बनना है तो एम कैट को क्लियर करना है। क्या एम कैट में पासिंग स्कोर करने से मेडिकल एमबीबीएस में यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है मेडिकल कॉलेज में, या इसकी और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं? नहीं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो एफएससी के साथ वो एम कैट ही है। वो उनका एक जो मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उनका पूरा एक मेरिट बनता है, उसके अंदर आपके एफएससी के मार्क्स भी होते हैं, एम कैट के भी मार्क्स होते हैं। अब होता ये है कि स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो 12 साल जो पढ़ के आया होता है, वो हमारा एक क्रैमिंग का सिस्टम होता है और वो सारा उस सिस्टम से गुजर के आया है। हम्म। एम कैट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा होती है। तो मैं स्टूडेंट को यही कहूंगा कि वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, खास तौर पे जो उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर जो बायो पढ़ी है, सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगर उनके वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उनके लिए एम कैट के अंदर कामयाबी हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब उनके एम कैट के अंदर एक अच्छा स्कोर आ जाएगा, साथ असल में एग्रीगेट बनता है एम कैट का आपके बाकी इंटर के मार्क्स का,
तो वो जब उसका एक अच्छा एग्रीगेट बनेगा तो उसका डेफिनेटली एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाएगा मेडिकल में। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग अस। अच्छा ये बताइएगा कि एम कैट अगर एक इतनी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है और इसमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की स्क्रूटनी भी होती है, तो आपके क्योंकि आप भी इस प्रोसेस से गुजरे, आपको एक्सपोजर है, तो इसमें क्या बेसिक चीज़ें होती हैं जो एम कैट को क्लियर करने, और इसके लिए क्या सिर्फ कोई अच्छी एकेडमी ज्वाइन करने से एम कैट तैयार हो जाता है, या इसमें पर्सनल क्रिएटिव स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? अच्छा, इसमें जो बुनियादी चीज़ है, जो मैंने पहले भी आपसे बात की कि हम जो 12 साल की हमारी एजुकेशन है, उसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस बहुत कम होता है। और बेसिकली हमारा एक क्रैमिंग का सिस्टम है, रट्टे का सिस्टम है, स्टूडेंट को एक मार्क्स ले लेते हैं। यही वजह है कि हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जिनके एफएससी के अंदर 1000+ मार्क्स होते हैं, लेकिन एम कैट के अंदर वो अच्छे मार्क्स नहीं सिक्योर कर पाते। उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि उन स्टूडेंट ने अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो डेवलप नहीं किए होते। उनको एक लेसन पढ़ाया जाता है, वो उसको बस रट्टा लगा लेते हैं और उनके इंटर में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन एम कैट के अंदर जो सबसे पहली चीज वो स्टूडेंट को करनी चाहिए, वो जो उसके अंदर कोर्स इंक्लूड है एम कैट का, उनके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करे, उनको हर एंगल से उस चीज को देखे। और उसके बाद जब वो एम कैट के अंदर बैठेगा तो उसके अंदर एम कैट के अंदर अच्छे मार्क्स हासिल करना कोई बड़ा काम नहीं होगा। बुनियादी मैं यही बात स्टूडेंट को कहूंगा कि वो सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और उन लेसन्स को, उन चैप्टर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, तो एम कैट डेफिनेटली वो अच्छे मार्क्स के साथ सिक्योर करेंगे। अच्छा सर, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इंटर वगैरह के स्टूडेंट से रिलेटेड है, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बायो के सब्जेक्ट का स्कोप और इम्पोर्टेंस की तरफ बढ़ेंगे। वो ये है, स्टूडेंट्स इस वक्त एक रेस और कंपटीशन में है जहाँ पे मार्क्स और ग्रेड्स की दौड़ है। टीचर भी पूरा साल इंटर में वो सिर्फ हर सब्जेक्ट के मार्क्स बच्चों को दिलवाना चाहते हैं, बच्चा भी स्ट्रगल में है, पेरेंट्स भी ये पूछते हैं क्या आगे चल के जब ये बायो की फील्ड्स में जाएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, सिर्फ इनके अच्छे मार्क्स से इनकी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में बीएस में एडमिशन हो जाएंगे, एमबीबीएस में चले जाएंगे, फार्मेसी में चले जाएंगे, या किस हद तक इम्पोर्टेंस है कि ये इंटर और मैट्रिक की बुक्स को क्रिएटिवली कॉन्सेप्चुअली भी गो थ्रू करें, और उसके लिए ये पर्सनल एफर्ट्स करें या लैब्स में जाएं, एक्सपेरिमेंट्स करें, नेट के थ्रू एक्सप्लोर करें, कोई भी इनका सब्जेक्ट है एंड स्पेशली बायो, तो किस हद तक दे नीड सेल्फ स्टडी, क्रिएटिव नॉलेज ऑफ देयर सब्जेक्ट, या सिर्फ रट्टा जो है वो जिंदगी में और अच्छे मार्क्स और क्वेश्चंस को याद करने से उनका लाइफ एम्बिशन अचीव हो जाएगा? इस हवाले से कुछ रोशनी डालिएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो बात है, सबसे क्रिएटिव थिंकिंग है, सेल्फ स्टडी है, ये तो प्री रेक्विजिट है कि आपने क्रिएटिव थिंकिंग भी करनी है, आपने सेल्फ स्टडी भी करनी है। अब वो स्टूडेंट ये काम कैसे करेगा जब वो क्लास के अंदर एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट बना दिया गया है, जिसके अंदर स्टूडेंट को फर्स्ट क्लास से ये चीज सिखाई जाती है कि उसने पोजीशन लेनी है, उसने नंबर लेने हैं। अब एक स्टूडेंट 1 2 3 4 क्लास से 12 साल वो पढ़ा, तो उसके दिमाग के अंदर ये चीजें बहुत ही शिद्दत के साथ बैठ गई हैं कि उसने नंबर सिर्फ लेने हैं, उसने अच्छी पोजीशन लेनी है ताकि उसका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाए। ठीक है, ये चीजें लाजमी है, अच्छे नंबर के बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कोई भी नहीं होगी। यही वजह है कि हमारे जब भी आगे स्टूडेंट जाते हैं, बैचलर्स में जाते हैं, मास्टर में जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे देख लें, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बहुत कम है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग या सेल्फ स्टडी के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती। मेरे ख्याल में तो ये जब एक बच्चा 4 5 साल का स्कूल जाता है तो उस वक्त से ही उसके अंदर एक क्रिएटिव थिंकिंग और सेल्फ स्टडी की हैबिट पैदा करनी चाहिए, ताकि जब वो इंटर के लेवल पे आ गया है तो वो अच्छी तरह से ग्रूम हो सके। दैट्स वेरी गुड। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक स्टूडेंट का एम कैट क्लियर नहीं हो पाया, मेडिकल उसका ख्वाब था, पूरा नहीं हो पाया, अब बायो के अंदर किस किस बीएस के लिए, बीएस स्टडी के लिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए आफ्टर मेडिकल
बायो स्टूडेंट के पास कौन-कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं बीएस में जहाँ उसका एडमिशन हो सकता है? अच्छा, अब स्टूडेंट का एमकैट में फॉर एग्जांपल अगर एडमिशन नहीं हुआ और वो कहता है कि मैंने बायो को ही एज अ सब्जेक्ट आगे लेके चलना है, तो उसके पास अब 6 से 7 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले उसके पास बॉटनी का ऑप्शन है, ज़ूलॉजी का ऑप्शन है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये 6-7 सब्जेक्ट्स हैं जिनको वो अपने बैचलर्स के लिए सिलेक्ट कर सकता है। इसमें फिर वही बात आ जाएगी कि वो अपना इंटरेस्ट देखे। उसने अगर प्लांट की स्टडी करनी है, उसने थोड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टडी करनी है, तो वो फिर बॉटनी के साथ जाएगा। अगर उसने मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी है, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो वो बायो केमिस्ट्री के साथ जाएगा। इसी तरह अगर कोई कहता है कि मैंने कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी को स्टडी करना है, तो वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ जाएगा। तो ये 6-7 ऑप्शन स्टूडेंट के पास आ जाते हैं, जिनको वो डीपली स्टडी करने के बाद, अपना पूरा एनालिसिस करने के बाद उसे चाहिए कि वो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करे। अच्छा, इसमें ये बताइएगा जैसे हमने बायोकेमिस्ट्री या अदर फ़ील्ड्स अदर देन बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड केमिस्ट्री जो हुँ। सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या इसमें भी अलग पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ बीएस ऑफ़र कर रही हैं या लेटर सेमेस्टर्स में जस्ट वो इसको चूज़ करता है या बीएस ही अलग से इन डिफरेंट फ़ील्ड्स में बॉटनी और ज़ूलॉजी के अलावा वो एडमिशन ले सकते हैं? नहीं, अब हर जितनी भी पाकिस्तान में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये पंजाब है, कायद-ए-आज़म है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर आप इन सब्जेक्ट के अपने डिपार्टमेंट्स ओपन हो चुके हैं, बायोकेमिस्ट्री के, बायोटेक्नोलॉजी के, माइक्रोबायोलॉजी के, और इनके अंदर अलहदा बीएस हो रहा है। ये नहीं है कि उनको बाद में हुँ, लैटरल में हुँ। वो एज़ अ सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, बल्कि ये एक सेपरेट सब्जेक्ट और सेपरेट मॉड्यूल के तौर पे आप इसके अंदर बीएस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप एफएससी जो एमकैट में नहीं कवर कर पाए या बायो में इंटरेस्ट रखते हैं, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि सिर्फ बीएस बॉटनी या ज़ूलॉजी या एक बीएस बायोलॉजी ही नहीं है, बायो की जिस ब्रांच में आप इंटरेस्टेड हैं, उसमें आप अलग से भी बीएस कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। तो एक ही सब्जेक्ट चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और उसी में बीएस अपना आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा आपका एक्सपोज़र पाकिस्तान के कैपिटल सिटी जो है इस्लामाबाद, वहाँ से आपका काफ़ी एक्सपोज़र हुआ है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आपने टॉप किया है। तो स्टूडेंट्स को ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी की चॉइस भी मैटर करती है क्या बीएस करने के लिए? और आपका एक्सपोज़र कैसा रहा, ये भी बताइएगा? और क्रिएटिव स्टडी, एक्सपेरिमेंट बेस्ड स्टडी करने के लिए बायो की फ़ील्ड्स में आपकी नज़र में पाकिस्तान की ऐसी कौन-सी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे स्टूडेंट को अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकता है और वहाँ का मेरिट स्टूडेंट्स कैसे अचीव कर सकते हैं? आई थिंक जो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन है, ये भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है जैसे सब्जेक्ट की सिलेक्शन है। क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे जो इर्द-गिर्द एनवायरनमेंट है, उसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में रिसर्च एनवायरनमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे आपका एक्सपोज़र ज़्यादा है, वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे बेसिकली आपकी ग्रूमिंग ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू उस यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे कोई रिसर्च की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे आपका एक्सपोज़र नहीं है, वहाँ पे सेमिनार्स नहीं हो रहे, तो वहाँ पे आप बहुत पीछे रह जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में स्टूडेंट्स को चाहिए कि जैसे वो सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए अपनी एक डीप रिसर्च करें कि मैंने कौन-सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, इसी तरह अब हर यूनिवर्सिटी का डाटा इंटरनेट की गूगल आपके पास है। आप हर यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं। यूट्यूब है कि कौन-सी यूनिवर्सिटी इस वक़्त टॉप पे जा रही है, कौन-सी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शंस के अंदर स्टूडेंट्स को मेरा ये मशवरा है कि वो बहुत ज़्यादा उनका फ़ोकस होना चाहिए। फिर और उसके अंदर वो किन चीज़ों को सामने रखें कि हमने कौन-सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, और जैसा कि मोस्टली हमारे स्टूडेंट बायो के हैं, तो वो देखें कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च की फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, किस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेमिनार हो रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च पेपर्स पब्लिकेशन है वो अच्छी हैं। तो इन 3-4 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी चाहिए। फिर जहाँ तक बायो का सवाल है, तो मेरे ख़्याल में स्टूडेंट्स को हमेशा अगर किसी शहर में है तो उसे किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ना चाहिए। उसका बुनियादी फ़ायदा ये होता है कि उसका वहाँ पे एक एक्सपोज़र ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लाहौर का स्टूडेंट है, तो लाहौर में भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, जीसी यूनिवर्सिटी है, अगर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है तो लम्ज़ है। इसी तरह इस्लामाबाद में यहाँ पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है। तो ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटीज़
की निस्बत। अगर आपने बीएस करना है तो आप जो टॉप की 3-4 यूनिवर्सिटीज है ना, उनको फोकस करें। आपको रैंकिंग गूगल से मिल जाएगी, कायद-ए-आज़म है, नास्टा है, कॉमसेट है, पंजाब है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो आपका मेन टारगेट जो है वो टॉप यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ऑलराइट। क्लासरूम एक्टिविटी से हट के आपके बारे में सुना है कि आप लैब्स में जाया करते थे, ओपन एरिया जहाँ पे वहाँ पे प्लांटेशन वगैरह अवेलेबल है, हर्ब्स डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के लिए बॉटनिकल लैब्स हैं आपके पास, वहाँ भी आप टाइम स्पेंड करते थे। क्लासरूम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए क्लासरूम एक्टिविटी से हट के भी कुछ करना होता है, या महज क्लासरूम एक्टिविटी ही इनफ होती है स्टडी के लिए? लैब की और एक्सपेरिमेंट की किस हद तक इम्पोर्टेंस है, और आपको कायद आज़म यूनिवर्सिटी में कैसी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि आप क्रिएटिव काम कर पाए? अच्छा, हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हमारा जो लास्ट ईयर था वहाँ पे बेसिकली रिसर्च होती है, उसके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे लैब की भी अच्छी फैसिलिटीज थी। हमने प्रॉपर यहाँ पे एक रिसर्च भी की। और बायो जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं, अगर इनको सिर्फ हम क्लासरूम तक ही महदूद कर दें, फिर इसका कोई फायदा नहीं है। इसके अंदर तो बेसिकली है ही आपकी इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे हमारा प्लांट साइंस सब्जेक्ट है, अगर हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है जो हमने 4 साल के अंदर हासिल किया है। उस नॉलेज को हम कन्वर्टेबल नहीं कर सकते। तो जितने भी स्टूडेंट इस वक्त इस सेशन को देख रहे हैं, मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि वो अगर बॉटनी, ज़ूलॉजी या किसी सब्जेक्ट्स के अंदर भी जा रहे हैं, तो उनका मेन फोकस रिसर्च होना चाहिए। अगर वो रिसर्च नहीं करते तो वो 4 साल ऐसा समझे कि उन्होंने बिल्कुल वो उसको ज़ाया कर दिया। दैट्स ग्रेट। ऑलराइट। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि बायो की स्टडी करने के बाद, इसी किसी भी ब्रांच में जाने के बाद, बीएस कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, एक बायो की फील्ड में आगे जाने वाला बीएस, एमफिल, पीएचडी वगैरह करने वाले स्टूडेंट के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या होती हैं? लाइक टीचिंग है, लाइक अदर प्रोफेशंस हैं, एज़ अ साइंटिस्ट वो बायो के साइंटिस्ट के तौर पे क्या काम कर सकते हैं? तो इनके पास क्या-क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जो स्टूडेंट्स बायो की फील्ड में आगे बढ़ते हैं? जी, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। और बेसिकली जब स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है तो उसके ज़हन में एक यही सवाल होता है कि अच्छा, 4 सालों के बाद मैं कहाँ पे होऊँगा? बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आप पाकिस्तान की हद तक बात करें तो पाकिस्तान में 90% जो इसका स्कोप है बीएस का, वो आपको भी पता है कि वो टीचिंग ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप टीचिंग करेंगे, आप किसी स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से आके इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेरी ये ओपिनियन है कि जो भी स्टूडेंट बायो के सब्जेक्ट के साथ बैचलर्स कर रहा है, उसका मेन टारगेट ये हो कि जब वो अपना बैचलर्स कंप्लीट कर ले, तो उसके बाद वो मास्टर्स, या मास्टर में नहीं भी तो पीएचडी के लिए वो किसी फॉरेन स्कॉलरशिप को तलाश करे। अगर वो फॉरेन स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेता है, तो वो एक बाहर जाएगा, वहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी ज़्यादा होंगी, वहाँ पे उसका एक्सपोज़र, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। फिर जब वो अपनी डिग्री वहाँ पे कंप्लीट कर लेगा, तो हमारे यहाँ तो यहाँ पे इतनी रिसर्च की जॉब्स नहीं है, लेकिन फॉरेन में तो इसकी बाकायदा जॉब्स हैं। तो वो एक अच्छा रिसर्चर जब बन जाएगा, तो उसे वहाँ पे उस एज़ अ रिसर्चर एक जॉब मिल जाएगी, जो मेरे ख्याल में टीचिंग से बहुत बेहतर है। तो स्टूडेंट का मेन फोकस जो है वो बीएस के बाद, जब उसका बीएस हो जाए, तो वो कोशिश करे कि मैं कोई अच्छा स्कॉलरशिप किसी अच्छे कंट्री का उसको स्कॉलरशिप सिक्योर कर ले, ताकि वो अपना फ्यूचर जो है वो आगे रिसर्च के अंदर बनाए। रिसर्च करेगा, वो अपना सारा टाइम रिसर्च को स्पेंड करेगा, वो एक नई चीज़ करेगा, तो साइंस इज़ ऑल अबाउट न्यू थिंग। तो उसका फ़ायदा सिर्फ़ उसी वक़्त होगा जब कोई आप न्यू इनोवेशंस करेंगे, न्यू रिसर्च करेंगे। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा कि स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, पाकिस्तान में वो टीचिंग अगर उनको करनी पड़ती है कुछ टाइम के लिए, वो ज़रूर करें।